नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से और ये स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर तो है ही, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने पड़ोसी जो देश है, लाइक जैसे हमारा जो इंडिया देश है, आसपास के बगल में जो जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया, इन जैसे देशों में कैसी शासन प्रणाली है और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कैसे हमारे संबंध है इन जैसे देशों के साथ। यानी कि ये जो हमारा देश आता है दक्षिण एशिया के देश में आता है और दक्षिण एशिया के सारे देशों की हम बात करने वाले हैं, जो है ना आपस में किस तरीके से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चीजों को समझिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर आ गया है और चीजों को समझना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो की चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी एक चीज में और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, जिन भाई बहनों को नोट्स चाहिए 7011912793 पे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज और सोचिए, देखिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, और उस ग्रुप में मैं सारे बच्चों को, जो भी है ना 12th क्लास के बच्चे हैं, सबको मैं जोड़ूंगा। आप लोग का काम इतना रहेगा उस ग्रुप में जुड़ना है और साथ ही साथ जैसे वीडियो अपलोड होती है आपसे रिलेटेड, आपके चीजों से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो मैं उसमें पोस्ट करता रहूंगा। आप बस वीडियो को देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज को समझना। साथ ही साथ अगर आप लोग इंगेज रहोगे ना, तो देखो मैं नोट्स फ्री में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन वही बच्चे हैं ना कि एक बार आते हैं, फिर उसके बाद नोट्स ले लेते हैं फ्री में और उसके बाद फिर चैनल पे देखते तक नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर मैं वही है 49 रुपीज का मैंने रखा है कि आप आओ, अगर आपको लेना है तो 49 रुपीज में ले लो। अदरवाइज अगर आप मुझसे जुड़ के रहते हो तो आपको नोट्स फ्री भी मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप ग्रुप में ज्वाइन होके रहिएगा, 7011912793 पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई करते हैं शुरुआत और चीजों को समझते हैं। क्या लिखा है, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता। देखो सबसे पहले ना मैं इस चैप्टर को समझाने के लिए एक आपका बेस तैयार करना चाहता हूं कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो सीधा इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको समझ तो आएगा नहीं, तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण एशिया के बारे में। दक्षिण एशिया, एशिया का जो दक्षिण का हिस्सा है, इट मींस भारत वाला जो एरिया है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ना बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये ऐसे देश हैं जो कि दक्षिण एशिया के हिस्से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें कि मतलब क्या क्या है इसके आसपास में। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो उत्तर में है हिमालय, उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय, बड़े बड़े हिमालय आप देखे ही हो। ठीक है, और नहीं भी देखे होगे तो आप मूवी वगैरह में, है ना। तो ऐसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, यहाँ हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में, पूरब से बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब महासागर तक ये फैला हुआ है। तो हमने क्या समझा, उत्तर में हिमालय से लेकर, है ना, दक्षिण में अगर मैं बात करूं तो हिंद महासागर तक, और पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले हमने भौगोलिक बनावट की बात कर ली। और क्या हम बात करें, सबसे पहले दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश में कौन कौन सी शासन व्यवस्था है। तो देखिए भारत और श्रीलंका, बात करते हैं भारत में और श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लोकतंत्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक तानाशाह है ना। ये तो आपको समझ में ही आता होगा, लोकतंत्र क्या है, जहां पे लोगों का शासन है। भारत में देखो क्या है, लोगों का शासन है, लोग ही सरकार को चुनती है ना, ऐसे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या है, लोकतंत्र भी और सैनिक तानाशाह भी है। नेपाल और भूटान में क्या है, राजतंत्र है, राजतंत्र वही राजाओं वाला शासन। ठीक है, बट यह है कि इन जैसे देशों में भी लोकतंत्र के लिए मांग चल रही है और कभी सक्सेस होता है तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है ना, कुछ समय तक चलता है, कुछ समय तक नहीं चलता, तो वो भी हम बात करेंगे आगे। मालदीव में देखा जाए तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इट मींस अगर देखा जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होता है ना, राष्ट्रपति राज करता है, तो राष्ट्रपति का यहाँ पे शासन होता है और राष्ट्रपति यहाँ का प्रमुख होता है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र सैनिक शासन दोनों, नेपाल और भूटान में राजतंत्र, मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। चलिए भाई, दो क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। सबसे पहले भौगोलिक बनावट की बात कर लिया, एंड सेकंड नंबर पे हमने क्या बात कर लिया, कौन कौन सी शासन व्यवस्था है। अब एक क्वेश्चन रैंडम ऐसे पूछ लिया जाएगा या आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि दक्षिणी एशिया के कौन से दो देशों का नाम लिखे, दक्षिण एशिया में कोई भी दो देशों का नाम लिख दीजिए। तो इन देशों में से कोई भी देशों का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज
भारत में है, भारत की चीजें हैं तो भारत का तो आप नाम तो लिखना ही लिखना है, और इसके साथ साथ श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे, तो उसका भी आप लिख सकते हो। बाकी चॉइस आपकी है, आप किसका नाम लिखते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ये पूछा है कि दक्षिण एशिया के कोई 2 देशों के नाम लिखना है, तो नाम तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 2007 में किस देश को सार्क में स्थापित किया गया, सदस्य बनाया गया। सार्क क्या है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सार्क की अगर मैं बात करूं, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, सार्क की स्थापना हुई थी। और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो इसमें टोटल जो थे वो थे कितने, 7 देश थे, ठीक है। आगे चल के 2007 में एक और देश जुड़ता है, वो कौन सा होता है, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान ये जुड़ जाता है कब, 2007 में। इस तरीके से देखा जाए तो सार्क में कुल कितने देश होते हैं, 8 देश हो जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं गिनवा भी देता हूं कि सार्क में कौन कौन से 8 देश हैं। देखिए सबसे पहला अपना इंडिया, नेपाल, दूसरा भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, 4 तो यही हो गए, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने देश हो गए अपने, है ना, 8 देश हो गए। तो ये है आपके दक्षिण एशिया के अंग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा था, क्या 2007 में किस देश को सार्क में सदस्य बनाया गया, तो किसको बनाया गया था, अफगानिस्तान को। कब बनाया गया, 2007 में। बट इसको अंदर शामिल करने की बात कब चल रही थी, 2005 से ही चल रही थी। और इसकी सिफारिश कौन कर रहा था, भारत कर रहा था, यानी कि भारत जो है अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करवाना चाहता था। तो ये भी चीज है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है, यानी कि श्रीलंका का जो, जैसे आप ऐसा कुछ समझ सकते हो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो मुस्लिम वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है। हिंदुस्तान में किसकी ज्यादा है, तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला वो है ना, वो है सिंगली। क्या है, सिंगली। बट भारत में और श्रीलंका में फर्क क्या है, ये है कि हमारे इंडिया में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में तमिल है, सिंगली है, 2 है, सिंगली और तमिल। सिंगलियों की संख्या ज्यादा है, तमिलों की संख्या कम है। अब जो ये सिंगली है ना, ये तमिलों पर हावी हो जाते हैं, ठीक है, तमिलों पर हावी हो जाते हैं। और इसी की वजह से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है, तो आप क्या कहोगे, सिंगलियों का दबदबा है। आगे आप एक वो भी पढ़ोगे कि इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किस तरीके से है। तो जातीय संघर्ष आप वही पढ़ोगे कि यहाँ पे सिंगलियों की संख्या ज्यादा है, सिंगली जो है वो ना बहुत ज्यादा जोर दबाव देते हैं, है ना, तमिलों के ऊपर, और इस वजह से लड़ाई होती रहती है। वहां की जो सरकार है सबसे ज्यादा महत्व किसको देती है, सिंगलियों को देती है। इसी वजह से तमिल गुस्सा रहते हैं और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। तो ऐसी बातें आप पढ़ोगे श्रीलंका वाले में, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा है, सिंगलियों का दबदबा है। आगे बात करते हैं, सार्क और साप्टा, SAARC और SAFTA का पूरा नाम लिखिए। तो क्या लिखा है, सार्क की अगर मैं बात करूं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। देखो भाई ये आ सकता है 1 नंबर में, तो अब या तो इंग्लिश में याद कर लीजिए, चाहे हिंदी में याद कर लीजिए, जिस मर्जी में याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में है ना इंग्लिश में भी दिया जाता है, हिंदी में भी दिया जाता है, तो इजीली आप इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। तो एस का मतलब होता है साउथ, ए का मतलब होता है एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, सी का मतलब होता है कॉर्पोरेशन, यानी कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। SAFTA की अगर मैं बात करूं तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो आपस में जो व्यापार होता है, ठीक है, वो होता है फ्रीली मतलब एक तरीके से समझो फ्री तरीके से होता है, कोई भी ऐसा जोर दबाव नहीं कि ना हम आपके सामान को यहाँ बेचने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो साउथ एशिया के जो देश है आपस में फ्री ट्रेड वो करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट भी मिल जाती है, टैक्स वगैरह में थोड़ा बहुत छूट मिल जाता है। तो इस तरीके से इन देशों के लिए फायदा है, जो कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है। चलिए भाई और आगे बात कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से 2 समझौते हुए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से 2 समझौते हुए। तो भाई समझौतों को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, एक युद्ध होता है 1965 में एक युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और किसके साथ, भारत के साथ, है ना, भारत वर्सेस पाकिस्तान आप समझ सकते हो। एक और युद्ध होता है, कब युद्ध होता है, वो युद्ध होता है 1971 में,
ये किसके बीच में होता है? पाकिस्तान और भारत के बीच में होता है, ठीक है। ये दो युद्ध होते हैं। तो अब देखिए जो 1965 में युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध हो गया, लड़ाई बहुत जब भयानक हो गई, तो उसके बाद भारत ने कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया, उसने भी कुछ हिस्सों पे हमारे कब्जा किया, लेकिन भारत ने ज्यादा किया था। तो ऐसे सिचुएशन में है ना, युद्धों को समाप्त तो कर दिया गया था, लेकिन एक समझौता किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसी को कहते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि ताशकंद में हुआ था, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पे एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं ताशकंद समझौता। और ये करवाया किसने था? ये करवाया था सोवियत संघ ने करवाया था। तो इस वजह से 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ। कब हुआ? 1966 में। तो यही लिखा है कि 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता होता है। किसके बीच में? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में ये समझौता होता है। आगे बात करते हैं, 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ फिर एक युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि बांग्लादेश को आजाद कराना था, है ना, बांग्लादेश को आजाद कराना था। पहले बांग्लादेश को हम क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो फिर क्या किया गया? इसको आजाद करा के इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। और बांग्लादेश जब बनाया गया तो आगे चल के 1971 में हुआ था। तो 1972 में एक और समझौता होता है जिसको हम कहते हैं शिमला समझौता। शिमला समझौता। अब ये मत समझ लेना कि ये शिमला लिखा है तो ये समझ जाओ कि ये शिमला के लिए किया गया था, ऐसा नहीं है। ये शिमला समझौता इसलिए कहते हैं क्योंकि शिमला में हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं शिमला समझौता कहते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये शिमला समझौता हो गया, और दूसरा हमने ताशकंद समझौता समझ लिया। तो ये भी हो गया ताशकंद समझौता, ये 10 जनवरी 1966 में, और दूसरा है 2 जुलाई 1972 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो उस समय प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में ये हुआ था। आई होप सो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चीजें समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आसियान के कोई 2 संस्थापक देश अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, नहीं आता तो मैं ये भी समझूंगा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर आता है तो आप जरूर बता सकते हो। कई बच्चे ये भी हैं कि ये सोचते हैं भैया कमेंट में तो बाकी उन्होंने जवाब दे दिया, क्या मेरा भी देना जरूरी है? भाई तुम सिर्फ अपने लिए पढ़ रहे हो, दूसरों के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। अब मान लो दूसरे ने लिख दिया तो अभी जो तुम्हें आ रहा है तुम भी लिखो, बात करते हैं, सब अपना अपना करेंगे ना। तो कई बच्चे ऐसा भी है कि दूसरों को कहते हैं इसने तो आंसर दे दिया, मुझे देने की क्या जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेल्फ की बात करता हूँ। जितना लिखोगे उतना याद होगा आपको। दूसरा है सार की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये 2 आपको बताना है। बाकी अगर और बेटर स्टडी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐप है हमारा, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड जो कोर्स है उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चले भाई, अब बाकी देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे क्या होगा? सपोर्ट मिलेगा। ये तो कहने वाली बात है नहीं, आपको वैसे ही पता है। समझदार लोग तो आप हो ही, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हो, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना? बांग्लादेश की शासन व्यवस्था संकट बताइए। तो चलिए भाई पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस पे। ये देखिए भाई, जब भारत आजाद हुआ ना तो 2 आजाद हुए, 2 जगह पे पाकिस्तान बनाया गया। एक ये वाला एरिया देख रहे हो, इसको हम कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, और ये वाला एरिया देख रहे हो, इसको हम कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं। तो अब हुआ ये कि जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान 2 बना। अब ये दूर और ये भी दूर, तो यहाँ पे जो पश्चिमी पाकिस्तान है ये पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखता था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखता था, जबरदस्ती उर्दू थोपता था, जो भी करवाना होता था वहां पे करवाता था, और ये अगर कुछ करते थे तो यहाँ पे सेना भेजकर लड़ाई कर देता था। तो अब ऐसी चीजों से पूर्वी पाकिस्तान हो गए परेशान। अब उन्होंने क्या किया? अपनी एक सरकार बना ली। अब ये बढ़ना पाकिस्तान को लगी नहीं। अब जब बाद में इसको पता लगता है पाकिस्तान को कि वहां पे तो सरकार बन गई है, फिर ये क्या करता है? यहाँ पे सेना भेजता है और यहाँ पे खूब लड़ाई होती है। यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से लड़ाई होती है, और इसमें मासूमों की जान भी गई, बहुत सारे ऐसे लोगों की भी जान गई। अब ऐसी सिचुएशन में जो बांग्लादेश है वो भारत से मदद मांगा, मतलब पूर्वी पाकिस्तान भारत से मदद मांगा। भारत मदद देने के लिए तैयार हो गया, और फिर भारत खुद लड़ाई लड़ा पाकिस्तान से और इसको आजाद करवाया। अब इसका पहले जो नाम था पूर्वी पाकिस्तान, अब वो चेंज हो गया, अब क्या हो गया? इसका नाम बांग्लादेश। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अब चलिए
इसी के बारे में एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये जो युद्ध हुआ था 1971 में, ये बहुत भयानक युद्ध हुआ था और इसमें पाकिस्तान के जो लमसम देखा जाए 90 से 93 हजार जो सेना थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया था भारतीय सेना के आगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ना, रिवॉल्वर ये सब नीचे रख देना, इसका मतलब यही होता है कि ये सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, भारत के सामने सरेंडर कर दिया और भारत ये युद्ध जीत गया था। तो बस वही पूछा है कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, तो बस वही लिखना है क्या, बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, अभी जस्ट बताया मैंने। यह बंगाल और असम के हिस्से को काट के बनाया गया था, उस साइड बंगाल था और ये चीज पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता था और जबरदस्ती यहाँ पे उर्दू भाषा थोप रहा था, है ना, और इनकी संस्कृतियों को नष्ट कर रहा था, जिसका विरोध वहां की जनता ने करना शुरू कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग संघर्ष छिड़ा और वो जंग संघर्ष छेड़ा किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने इस चीज को छेड़ा और आगे चल के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को यहाँ पे 1970 में सभी सीटों पर विजयी हासिल हुई। जब ये बात पाकिस्तान को पता लगती है तो फिर पाकिस्तान देखो क्या करता है, शेख मुजीबुर रहमान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहाँ पर याहिया खान के दौर में, उस समय याहिया खान थे वहां पे, याहिया खान के दौर में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी शुरू कर दी। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग जो बांग्लादेश के थे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर दिए और कई लोग तो, बहुत से लोग ऐसे थे जो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ गए, ठीक है, असम चले गए, भारत में आ गए और इस तरीके से देखा जाए तो लोग वहां पे शरणार्थी बन गए। क्या बन गए, शरणार्थी बन गए। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई आगे, हजारों लोग मारे गए तथा लाखों लोग शरणार्थी भारत आ गए। इस समस्या को देखकर पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन भारत ने किया, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई और यह लड़ाई काफी भयानक लड़ाइयों में से एक थी। युद्ध का खात्मा पूर्वी पाकिस्तान में, है ना, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण कर दी और एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण किया। अब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर जो पाकिस्तान की सेना थी वो भारतीय जवानों के सामने सरेंडर कर देती है और इस तरीके से एक नया देश बनता है। क्या बन गया, उसका नाम बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष 93,000 सेनाओं ने क्या किया था, समर्पण कर दिया था और इस तरीके से भारत युद्ध जीत जाता और क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है भाई। ठीक है, समझ में आ रही चीजें, तो भाई यही चीज है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना और ये चीज हमने समझ ली। चलिए अब वो बात करते हैं जो श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंगली लोगों के बारे में, ठीक है, तो इनकी भी थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं। तो भाई देखिए, ये जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया है, ये है आपका तमिलनाडु का एरिया। तो जहाँ पे तमिल है वो क्या किए, बहुत पहले बहुत से लोग यहाँ से यहाँ चले गए थे, यहाँ से यहाँ चले गए थे क्योंकि आपको पता है जब स्वतंत्रता मिलती है, जैसे हमारे बहुत से लोग है ना यार जो दूसरे देश में रहना चाहते हैं, तो वैसे यहाँ के लोग यहाँ पे चले गए रहने और फिर वहीं पे बसना शुरू कर दिए। रहते पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे होते गए, फिर यहाँ पे जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती रही और इस तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे तमिलों की जो जनसंख्या थी लमसम 18% तमिलों की जनसंख्या थी और सिंगलियों की जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ 74% सिंगलियों की जनसंख्या थी। अब ये चीज हो गया, तो अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी तट में तट से कुछ दूर की दूरी पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लमसम हरियाणा के बराबर है और आबादी देखा जाए तो करीबन 2 करोड़ है। ये चैप्टर आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, सत्ता की साझेदारी में भी इनका जिक्र है। आगे 7% यहाँ पे क्या है, ईसाई लोग हैं। तो अब आगे क्या हुआ, अब जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, लाइक जैसे 74% जनसंख्या सिंगलियों की है, तो सिंगलियों की सरकार बनती थी। सिंगलियों की सरकार जब बनती थी तो सिंगलियों को ज्यादा जोर देते थे, है ना, वहां के जो तमिल है तमिलों पर ध्यान नहीं देती थी। अब इसकी वजह से तमिलों और सिंगलियों में लड़ाई होना शुरू हो जाता है और इसी चक्कर में क्या होता है, वहां पे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ, है ना, चीजें होती रहती हैं। इसी के ऊपर ये स्टोरी है। तो देखिए क्या लिखा है, सिंगली और तमिल यहाँ पे, सिंगली और तमिल यहाँ पे 2 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। श्रीलंका की जनसंख्या का लमसम 18% भाग भारतीय मूल के तमिल है जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। ठीक है, आगे श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंगलियों ने धर्म भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के लिए प्रयास शुरू कर दिया, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध कर दिया। यानी कि सिंगलियों ने कहा कि तुम अपना एक वो बना लो, हम भी अपना एक बना लेते हैं, लेकिन तमिलों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। आगे श्रीलंका सरकार ने सिंगलियों के लिए नौकरी, शिक्षण संस्थानों आदि में सुविधाओं की व्यवस्था कर दी, जबकि तमिलों को इससे वंचित रखा। इट मीन्स ये है कि इन्होंने जितनी भी चीजें की वो किसके लिए की, सिंगलियों के लिए की, और सिंगलियों के लिए जब इन्होंने कर दी, तमिलों को इस चीज से वंचित रखा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो तमिल थे, तमिल बहुत नाराज हो गए और उसके बाद इन्होंने
है ना, आपस में लड़ाई शुरू कर दी या फिर जनसंघर्ष शुरू कर दिया। क्या लिखा है, सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति तमिलों को संगठित किया, एकजुट हो गए। और 1983 में तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर्स नामक, ठीक है, यानी कि LTTE के नाम से एक संगठन बनाया। और ये जो संगठन थी ये हिंसात्मक कार्रवाई करती थी। हिंसात्मक का मतलब प्यार से बात नहीं, पहले स्टार्टिंग में है ना बातचीत, फिर उसके बाद सीधा लड़ाई, मतलब कुछ ऐसा संगठन जो कि बहुत ही आक्रामक रूप धारण कर लेते थे, तुरंत लड़ाई पे आ जाती थी। ठीक है, आगे चल के सरकार से इन्होंने संघर्ष सीधा ठान लिया कि अगर हमारे खिलाफ अगर यहाँ की सरकार नहीं सुनेगी तो हम सीधा संघर्ष करेंगे। अब ऐसी स्थिति में एक शांति सेना राजीव गांधी के द्वारा यहाँ पे भेजा गया। आगे चल के राजीव गांधी की जो सेना यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे बातचीत होके गया। और आगे नेक्स्ट क्या हुआ फिर, जो LTTE के जो संगठन है, इनका ही साजिश था एक तरीके से, और इन्हीं के द्वारा जो है राजीव गांधी की डेथ हो जाती है, लाइक बम से उड़ा देते हैं उनको। ठीक है, तो इस तरीके से 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करवा देते हैं। और धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तेज होने लगा, विस्फोटक तथा व्यापक होने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे राजीव गांधी को हत्या करवाने का मेन कारण यही था, क्योंकि जब ये वहां पे शांति सेना भेजे थे तो तमिलों को लगा कि ये हमारे लिए सही नहीं हो रहा है, तो इसके चक्कर में है ना बम से उड़वा दिया गया। अब ये आप सोचोगे सर इतना आसान है क्या बम से उड़ाना? ऐसा नहीं है, इसमें ना एक नहीं बहुत लोगों की साजिश होती है, इसके थ्रू ये चीजें होती हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखना कि राजीव गांधी की डेथ कैसे हुई थी, तो आपको पता लगेगा कि वो जो है ना गुलदस्ता लाके देते हैं ना सम्मान के स्वरूप में, ऐसी चीजों में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, चलिए भाई आगे। भारत और श्रीलंका में इस जातीय संघर्ष के लिए काफी प्रयास किए गए लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2002 में नार्वे की मध्यस्थता में श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त करने का प्रयास किया गया। नार्वे एक देश एक तरीके से, उसकी मध्यस्थता में इस चीज को समाप्त करने के लिए जोर दिया गया। लेकिन आपको समझ में आता ही है कि कोई भी ऐसी चीजें जो शुरू होती है ये जल्दी समाप्त नहीं होती है, और ये तो नोक झोंक तो होती रहती है वैसी चीजें। तो हमने क्या समझा, श्रीलंका का जातीय संघर्ष समझ लिया और ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं ताशकंद समझौता। जस्ट बताया यार, 1965 में युद्ध हुआ, उसके बाद एक समझौता किया गया 1966 में, उसको कहते हैं ताशकंद समझौता। भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 के युद्ध के बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसे ताशकंद समझौता कहा गया है। और ये समझौता सोवियत संघ के प्रभाव से हुआ था, और इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान के बीच में हस्ताक्षर हुआ। और 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से क्या हो गया, निधन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका डेथ भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश में हुआ था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री, जब ताशकंद समझौता हुआ था तो उसके बाद 1966 में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब ये सुनने में आया कि हार्ट अटैक जैसा होता है ना, हार्ट अटैक हो गया और फिर इनका डेथ हो गया। तो इस तरीके से चलिए आगे। अब बात करते हैं शिमला समझौता। ये भी जस्ट मैंने बताया था कुछ समय पहले कि 1971 में युद्ध हुआ था और उसके बाद एक समझौता किया गया जिसको शिमला समझौता कहा जाता है। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दे दी और इस युद्ध के पश्चात 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान ने शिमला में एक समझौता किया जिसे शिमला समझौता कहा गया। परस्पर झगड़ा ना करना, मुद्दों को बातचीत के द्वारा हल करना, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सार्वभौमिक सम्मान करना, ऐसी बातें रखी गई थी। दोनों परस्पर विरोधी प्रचार नहीं कहेंगे, यानी कि भारत में पाकिस्तान के विरुद्ध में कोई प्रचार नहीं होगा, पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध में कोई प्रचार नहीं होगा। सामान्य संबंध स्थापित करना, ये कुछ बातें कही गई थी किसमें, शिमला समझौता में। लेकिन और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है क्या, शिमला समझौता में 2 मुख्य विशेषताएं ये थी कि ये बात रखा गया कि नियंत्रण रेखा से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की जाएगी, अर्थात जीता हुआ प्रदेश वापस दे दिया जाएगा। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे कई बार युद्ध होता है भारत पाकिस्तान में, तो भारत पाकिस्तान के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लेता है और पाकिस्तान भी भारत के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब संधि होती है ना, तो ये बात कही जाती है कि आपने जो जीता आप दोबारा वापस दे दीजिए, हमने जो जीता हम भी वापस कर देंगे। तो ऐसी बात रखी गई। भारत द्वारा बंदी बनाए गए है ना 1 लाख सैनिकों को रिहाई दी गई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 93,000 जो सेना थी वो सरेंडर कर दी थी। तो सरेंडर कर दी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये भारत में ही रहेंगे, इसको दोबारा दे दिया जाएगा ना, तो वही चीज लिखा हुआ। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी जाएगी, है ना। पाकिस्तान अब
पूर्वी पाकिस्तान को क्या बना देगा, बांग्लादेश बना देगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश बन गया। अब यहाँ पे कहोगे भैया हमने पढ़ा 93, यहाँ पे 1 लाख कैसे, तो 93,000 जो सेना थी इन्होंने सरेंडर किया था। बाकी और भी जो लोग होते हैं जो घायल हो जाते हैं वैसे होते हैं, है ना। ये संख्याएं ऊपर नीचे होती रहती है, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है कि आप मुझे एग्जैक्ट बताइए कितने सिपाही गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 1 लाख सेनाएं होती है। चले भाई, ये भी बात कर लिया। अब अपने सामने एक और क्वेश्चन आता है, क्या पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाई आई। तो कौन कौन सी कठिनाई आई, तो देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि पाकिस्तान में आखिर कौन सी व्यवस्था है। भारत पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। भारत 15 अगस्त को अपना, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। तो अब कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं दोनों देशों में। तो भारत में जैसा कि लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र था, बट ये है कि कभी वहां पे लोकतंत्र हावी होता है तो कभी वहां की सेनाएं लोकतंत्र पे हावी हो जाती हैं, तो दोनों चलता है। तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से दोनों को चलाने की जरूरत पड़ती है या अपने आप ही ऐसा हो जाता है। तो देखिए पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी तथा मजबूत न बनने के कई सारे कारण हैं। देखिए क्वेश्चन आता है ना 4 नंबर में आता है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी या फिर मजबूत न बनने के कारण क्या आते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप, यहाँ की जो सेनाएं हैं वो राजनीति में हस्तक्षेप करने लगती है। यहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं वो, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं वो, यहाँ के भूस्वामी अभिजन यानी कि अमीर लोग हैं जो वो, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, ये सारे लोग मिलकर राजनीति जो चलती है उस पर हावी हो जाते हैं। आगे सामाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाई पैदा की है, यानी कि यहाँ के जो समाज है, समाज भी राजनीति में इन्वॉल्व हो जाती है। इस चक्कर में क्या होता है, राजनीति कमजोर पड़ जाती है। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाह ने लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की है। भारत और पाकिस्तान के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाकर रखा है, यानी कि यहाँ की जो सेना है ये बार बार हावी हो जाती है। आगे किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने देती है और अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए जो पाकिस्तान की सेना है ना इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं और फिर पाकिस्तानी सेना अपने आपको सबसे बड़ा समझने लगती है और फिर वहीं की जनता पे वो हावी हो जाती है। फिर कुछ समय तक सरकार चलाती है, फिर वहां पे जब लोकतंत्र आता है तो जबरदस्ती वहां की सरकार गिरा दी जाती है, फिर लोकतंत्र की सरकार चलने लगती है और फिर कुछ समय बाद फिर सेना आ जाती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र सेना इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, चलिए और समझते हैं। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए सैनिकों को वहां पे बढ़ावा दिया। पाकिस्तान में संविधान निर्माण के पश्चात सैनिक शासन किसके हाथ में आ गया, जनरल अयूब खान के हाथ में आ गया था। ठीक है, और उन्होंने सत्ता पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। अयूब खान के पश्चात वहां पे जनरल याहिया खान है। तो ये जो जनरल लिखा है ये सब समझिए कि एक तरीके से सेनाओं के प्रमुख होते हैं, है ना। तो अब ये राजनीति को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये लिखा है जनरल अयूब खान के द्वारा, अयूब खान के पश्चात फिर उसके बाद कौन है, जनरल याहिया खान आए और उसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक ने लोकतंत्र सरकार को हटाकर पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले ली और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके यहाँ पे तानाशाही सरकार स्थापित कर दी। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो भी जनरल थे वहां पे उन्होंने अपने चीजों का गलत यूज करके, अपने पावर का गलत यूज करके वहां की सरकार को हटा देते हैं और खुद वहां पे आ जाते हैं। तो ये हमने ये चीज समझा कि किस कारण के वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं सफल हो पाते। और हम समझते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य जो संघर्ष है वो किस तरीके से। देखिए संघर्ष कब से स्टार्ट हो गया, 1947 से ये संघर्ष स्टार्ट हो गया जब देश आजाद हुआ। पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1947 के लास्ट में लड़ी गई थी। ठीक है, यानी कि दिसंबर महीने से स्टार्ट हुई थी, 1948 तक गई थी, इसलिए हम इसको कहते हैं 1948 में युद्ध हुआ था। तो हम पहला यही बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, विभाजन के शीघ्र बाद दोनों देशों के बीच में कश्मीर के मुद्दों को लेकर लड़ाई हुई थी। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर जो है भारत का, पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1948 में के बीच में तथा 1965 के युद्ध भी हुए, इससे कोई हल नहीं निकल पाया। यानी कि दो प्रकार के युद्ध हुए, एक 1947 से 48 में युद्ध हुआ और एक 1965 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 1948 के युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर के 2 भाग हो गए। वही 2 भाग जिसको इस तरीके से समझिए, ऐसे जैसे बना हुआ है ना भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा है ये इसको क्या कहा गया, पीओके कह दिया गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा गया। खैर भारत अपने मैप में शो करता है और पाकिस्तान अपने में। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो उस समय
जब राजा हरि सिंह यहाँ पे थे तो हरि सिंह ने जब विलय पत्र पर साइन किया था और भारत में जब इन्होंने शामिल किया था अपने आप को, तो उस समय पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र हो गया था। बट यह पाकिस्तान राजी नहीं है उस चीज को लेकर और यहाँ पर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। कब्जा इन द सेंस का मतलब लड़ाई झगड़े और इस प्रकार की चीजें होती रहती है वहां पे हमेशा। एक भाग पाकिस्तान अधिकृत में कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा भाग भारत का जम्मू कश्मीर वाला प्रांत कहलाया। दोनों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा है। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है तथा धन दे रहा है। कश्मीरी उग्रवादी मतलब क्या हुए, एक तरीके से आतंकवादी। उनको क्या दे रहा है, प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है और क्या हथियार तथा धन दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर भी तनातनी रहती है। 1960 के तक दोनों के मध्य सिंधु नदी के प्रयोग को लेकर तीखे विवाद चलते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष होते रहते हैं। ठीक है, आगे और क्या, भारत और पाकिस्तान में तनावपूर्ण संबंधों का एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से पंजाब तथा कश्मीर के आतंकवादियों की सभी प्रकार से सहायता कर रहा है। भारत हमेशा ये बात कहता है कि जो पाकिस्तान है वह हमेशा आतंकवादियों को समर्थन देता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, वही युद्ध जो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हुआ था। बांग्लादेश तो आजाद हो गया, ये तो समझ जाओ, लेकिन कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझा। आगे, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार भी हैं। भारत ने 1998 में पोखरण में तथा इसके कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने क्या किया, चंगाई के पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किए और इसकी वजह से युद्ध की संभावना कम हो गई। परंतु दोनों देशों की सरकारें निरंतर एक दूसरे के ऊपर शक की नजर से देखती रहती हैं। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि दोनों देशों के पास परमाणु बम है। दोनों देश जो है ना, हथियार वगैरह ये सब चीज अपने पास बहुत ही बखूबी ढंग से रखे हुए हैं। बट ये है कि जब दोनों देशों के पास सेम चीजें हों तो लड़ाई की संभावना क्या हो जाती है, कम। और ये वही चीज है। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। चलिए, अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। वही 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या लिखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई 2 सहयोग के मुद्दे बताइए और 2 असहयोग के मुद्दे बताइए। ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा है। तो देखिए, 2 सहयोग के मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता किया था और भारत और बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है क्या, कि जो भारत है, ठीक है, भारत और जो बांग्लादेश के बीच में 1996 में फरक्का गंगा जल के बीच में जो बंटवारा हुआ था, ठीक है, उस पर समझौता किया गया था और आतंकवाद के मुद्दे पे सदैव भारत और बांग्लादेश एक रहते हैं। तो आतंकवाद के मुद्दे पे तो आप किसी का भी लिख सकते हो कि भारत तथा कोई भी देश हमेशा आतंकवादी, चाहे हमारे देश का हो, आतंकवादी चाहे अपने देश के लिए हो चाहे दूसरे देश के लिए हो, सबके लिए खतरा होता है। इस वजह से आतंकवाद के मुद्दे पे सारे देश एक ही होते हैं, है ना। तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा है, 2 असहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में असहयोग के जो मुद्दे हैं वो क्या है, चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी जैसे अभी मैंने बताया 1971 में जब युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में जब पश्चिमी पाकिस्तान वाले ने पूर्वी पाकिस्तान पे जब जोर देना शुरू कर दिया तो जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो डरे सहमे तो थे, तो उन्होंने क्या किया, घर परिवार छोड़ा और मतलब सबको ले देकर कहाँ चले गए, भारत में चले गए। तो भारत के शरणार्थी बन गए। तो ये चीज है। आगे, बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियां भी होती रहती हैं और आज आपको पता ही है, जिस देश ने बांग्लादेश को आजाद कराया, आज वही देश मौका नहीं छोड़ता है शर्मिंदा करने का। जैसे बांग्लादेश अगर एक भी मैच जीत जाता है ना इंडिया से, तो देखते हो ना किस तरीके से शो ऑफ करता है। खैर ऐसा तो जल्दी होता ही नहीं है कि बांग्लादेश जीते। हाँ, एक आध मैच अगर जीत जाता है तो बिल्कुल शो ऑफ, अपने आप को एकदम टाइगर दिखाता है कि मैं टाइगर हूँ। समझना ये चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी वजह से तुम आजाद हो गए, और भारत नहीं होता तो हो सकता था कि शायद तुम्हें कोई आजाद ही नहीं करता। ठीक है, तो वही चीजें। तो अगर आपकी हेल्प अगर किसी ने की है तो उसको भूलिए मत। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला, भारत तथा श्रीलंका के बीच में कोई 2 सहयोग के मुद्दे तथा 2 असहयोग के मुद्दे। तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में सबसे पहले FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता किया गया था और ऐसे समझौते में भारत तथा श्रीलंका के बीच में हुआ था, खासकर व्यापार के लिए। भारत और श्रीलंका में अनबन तो हुई है लेकिन मित्रता की संधियां भी बहुत सारी हुई है। श्रीलंका में आर्थिक मदद करना, जैसे सुनामी की स्थिति में भारत जो है श्रीलंका की मदद करता है। तो ये हो गया सहयोग के मुद्दे। असहयोग के मुद्दे अगर देखा जाए यानी कि बुरे संबंधों की बात किया जाए तो सिंगलियों को लगता है कि भारत तमिलों को सपोर्ट करता है। तो पहला चीज है असहयोग में ये कि सिंगलियों को लगता है कि भारत तमिलों को सपोर्ट करता है और तमिलों को ये लगता है कि भारत जो है सिंगलियों को सपोर्ट करता है। ऐसा है।
1987 में भारत के द्वारा शांति समझौता भेजना, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। अंदरूनी मामलों में दखल-अंदाजी देना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बुरे जो संबंध है वो भारत तथा श्रीलंका के बीच में हो जाते हैं। और क्या होता है, चलो भाई ये हो गया, दो ही सहयोग के मुद्दे पूछे थे, इसमें 3-3 हमने बात कर लिया। तो ये सारे हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है जो आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और बाकी MCQ की वीडियो शाम टाइम में अपलोड होती रहेगी, वो लाइव में सारी चीज़ें चलेंगी। तो आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की अगर आपको हो रही हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मेहनत कैसे लगा है वो जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर।